दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही यादगार और ऐतिहासिक फैसला सुनाया और वो फैसला जो है वो मदारिस मदरसा एक्ट के ताल्लुक से था। तो उस मुकदमे को लेकर जो साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहीदुल्ला खान सईदी साहब, वो आज हमारे साथ हैं और आज हम उनसे इस मुकदमे के बारे में और इस फैसले के बारे में और इसके जो असरात पड़ने वाले, इसका जो प्रभाव पड़ने वाला है, उस पर बात करेंगे। खान साहब, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। मेरा सबसे पहला शुक्रिया। सवाल आपसे ये है कि इस मामले में हाई कोर्ट का एक फैसला आ चुका था और हाई कोर्ट ने जो है वो इसको खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में भी आजकल बहुत अच्छे फैसले नहीं आ रहे हैं। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो कभी प्रधानमंत्री के साथ आरती करते हुए दिखाई देते हैं। कभी वो ये कहते हैं कि मैंने राम मंदिर का, बाबरी मस्जिद का फैसला राम के ऊपर छोड़ दिया था। तो इस तरह की जो सूरत-ए-हाल है, मायूस-कुन सूरत-ए-हाल, इसमें भी आपने सुप्रीम कोर्ट को जाने का और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का और वहाँ से इतना अच्छा फैसला लाने का जो हौसला दिखाया, उसके पीछे क्या बात थी ये बताएँ? और किन-किन मरहलों से आप गुज़रे? सबसे पहली बात आपकी जानकारी में मैं देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में अंशुमान सिंह राठौर एक वकील थे, जिन्होंने मदरसों के खिलाफ मफाद आम्मा रिट हाई कोर्ट में दाखिल की, एक पहले से चले आ रहे मुकदमे में ही। और उस मुकदमे की समाअत तकरीबन करीब 6-7 महीना चली और उसमें उनका यह कहना था कि मदरसों में दीनी तालीम दी जाती है, इसलिए इसको ग्रांट नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात यानी ये उनकी उनकी थी, पीआईएल थी। हाँ पीआईएल थी, मफाद मारिड जनहित जी, याचिका। जनहित याचिका। हिंदी में बोलिए जनहित ताकि लोगों याचिका। को समझ। जी, जी। अच्छा। और उसमें उन्होंने मदरसा एक्ट पर एक सवाल उठाया कि मदरसा एक्ट जो बना हुआ है वो हिंदुस्तान की आइन के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के वो संवैधानिक नहीं खिलाफ है। है। हाँ, जी। संवैधानिक नहीं। इस तरह के कई सवालात उन्होंने किए। उससे पहले कि एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो 2022 से वो लिख रहे थे उत्तर प्रदेश मदरसों के खिलाफ कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं और उनको निकाला जाए, क्योंकि मदरसों में मजहबी तालीम दी जाती है। उनके इस दरखास्त को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मदरसा बोर्ड को भेजा और मैं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का शुक्रिया अदा करता हूं कि बराबर उनके इस दरखास्तों को वो रद्द करते रहे और उनकी मांग पर उन्होंने किसी तरह की कोई जांच नहीं कराई। इससे वो लोग हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट में जिस तरह से केस चला और हाई कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के एक्ट को ही गैर कानूनी और मदरसों को जो मजहबी तालीम के लिए ग्रांट दी जाती है उसको सेकुलरिज्म के खिलाफ बताया। ये दो अहम उनका फैसला था और उसमें उन्होंने कहा कि मदरसे में जदीद तालीम, आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाती है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया जाता है और मदरसों को जो 2012 में भारत सरकार ने राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से मुस्तस्ना कर दिया था, उस सारे सवालात उन्होंने हाई कोर्ट में दाखिल किए। हाई कोर्ट के जज साहबान ने मुकदमे की समाअत की, सुनवाई की। हम लोगों ने सारे जवाब दिए कि हमारा मदरसा जो है वो दीनी तालीम का मदरसा नहीं है, बल्कि 1908 में शिक्षा एक्ट के तहत ओरिएंटल लैंग्वेज, कदीम जुबान, जिसे प्राच्य भाषा आप हिंदी में कहते हैं, उनकी तरक्की के लिए अरबी, फारसी और संस्कृत, अरबी फारसी को मदरसे देखते थे और संस्कृत को संस्कृत विद्यालय और संस्कृत यूनिवर्सिटी देखती थी। तो मदरसा प्राच्य भाषा के अंतर्गत चलते हैं, जिसको उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में बनाया गया उनको रेगुलेट करने के लिए। उसी तरह 2000 में मदरसा
2000 में संस्कृत शिक्षा परिषद बनाया गया, उसी तर्ज पर मदरसा शिक्षा परिषद बनाया गया। उन्होंने उसको चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया। उससे उत्तर प्रदेश के 560 मदरसे जो अनुदानित थे और तकरीबन 16,500 मदरसे जो मान्यता प्राप्त थे वो मुतासिर होते। और इससे कहा गया कि तमाम मदरसों के बच्चों को निकालकर बेसिक एजुकेशन, माध्यमिक एजुकेशन में दाखिल करा दिया जाए। इससे पूरे यूपी में हाहाकार मच गया, मुदर्रिसीन में बेचैनी हो गई, मदरसे के लोगों में बेचैनी हुई। इसलिए हमारी तंजीम ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया, टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश कानपुर और मैनेजर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश, तीनों ने मिलकर एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। और उस एसएलपी में तमाम जवाब हमने पेश किए कि हमें जो ग्रांट दी जाती है वो संविधान के 28(2) के अंतर्गत दी जाती है। और संविधान में हमें आर्टिकल 30 में, आर्टिकल 29 में ये तमाम जो अख्तियारात मिले हैं उसके तहत हम मदरसा चलाते हैं। और हम मदरसा में कोई अपना निज़ाम नहीं चलाते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए जो भी निज़ाम बनाए जाते हैं, जो भी प्रॉस्पेक्टस तय किए जाते हैं, जो सब्जेक्ट तय किए जाते हैं, वो सारे सब्जेक्ट हम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जरिए चलाए हुए या लागू किए हुए पाठ्यक्रम को चलाते हैं। बल्कि मैं एनसीआर की किताबों को, पाठ्य पुस्तकों को मैं पढ़ाता हूँ। ये सारी चीजों को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के बेंच में जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस पारदीवाला ने सुनवाई करी और तकरीबन ये 1.25 घंटा बहस चली। उत्तर प्रदेश के सरकारी वकील, मुल्क के सरकारी वकील, ये सारे लोग मुखालफत में थे और ये सारे लोग वहां मदरसे एक्ट के जो हाई कोर्ट का फैसला था उसके मुवाफिक थे। लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा कामयाबी मिली कि यही उत्तर प्रदेश का मदरसा बोर्ड और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मदरसा एक्ट को बचाने के लिए हाई कोर्ट में अपनी हलफनामा दाखिल किया और पूरी बहस कराई कि मदरसा एक्ट दुरुस्त है और वो आइन के खिलाफ नहीं है। तो हाई कोर्ट में तो उन्होंने मेरा फेवर किया। जब ये बात चीफ जस्टिस को के सामने आई कि जो लोग इस बात की मुखालफत कर रहे हैं और हाई कोर्ट में मुआफकत करके आए हैं, उसका फेवर करके आए हैं, उन्होंने हलफनामा दिया है कि मदरसा शिक्षा परिषद एक्ट 2004 सही है, दुरुस्त है और आइन के दायरे में बनाया गया है। चीफ जस्टिस ने इस सवाल को बड़ी ही गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के फैसले को स्टे किया और अपने कमेंट में स्टे के ऑर्डर में लिखा कि हाई कोर्ट के जज साहिबान ने मदरसा शिक्षा परिषद एक्ट को समझने में बड़ी भूल की। ये बहुत बड़ी बात कही। और जो हमें स्टे ऑर्डर मिला 15 पेज का वो स्टे ऑर्डर था। तो यहां से हमको कामयाबी मिली और सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत उम्मीद थी, इस सीजीआई से भी बहुत उम्मीद है। आजकल पॉलिटिकल लोग कहीं न कहीं किसी पर कमेंट करते हैं, हम इस बात में नहीं जाते हैं। सीजीआई भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वजीर आजम भी बैठे रहे हैं और ये तमाम इन लोगों की मुलाकात अगर घर नहीं होती तो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रोग्राम में होती है। इसलिए हमको उन लोगों के मिलने जुलने से किसी तरह के शक व शुबहात नहीं थे और मुझे सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद थी। हमारे साथ एडवोकेट गजाली साहब भी हैं जो कि बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली में रहते हैं। गजाली साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ तो ये हिंदुत्ववादी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि सेकुलरिज्म जो है वो संविधान में नहीं होना चाहिए, इसको निकाल दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ ये जाके ये कहते हैं कि ये जो मदरसा एक्ट है ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, इसलिए इसको भी नहीं होना चाहिए। और अभी जैसा कि सईदी साहब ने बताया कि 2000 में 2004 में जिस वक्त ये एक्ट बना, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो प्रधानमंत्री थे
तो उस वक़्त जो है वो उनको ये बात गलत नहीं लगी। हमारे अडवाणी जी जो है वो गृह मंत्री थे, उनको ये बात गलत नहीं लगी। मोदी जी 2014 से बैठे हुए हैं और अभी पिछले साल तक उनको ये बात गलत नहीं लगी। फिर अचानक इनको क्या हो गया कि ये जो है इसके खिलाफ हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट ने इनके जो है वो फ़ेवर में फैसला भी कर दिया। तो ये जो इसके पीछे राजनीति है, ज़रा इस पर रोशनी डालिए। देखिए, पहले तो मैं आपको इसकी थोड़ी-सी बैकग्राउंड बता दूँ कि जब ये मुलायम सिंह सरकार ने 2004 में मदरसा बोर्ड एक्ट को लागू किया था, उसके बाद 2012 में इसको सबसे पहले चैलेंज किया था। दारूल वासिया मदरसा है कोई, उसके मैनेजर हैं सिराजुल हक साहब, उन्होंने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी दी थी। फिर 2014 में माइनॉरिटीज वेलफेयर लखनऊ के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज ने इसके खिलाफ एक अर्जी गुजारी। फिर 2019 में मोहम्मद जावेद ने 2 अर्जियां लगाई और फिर 2020 में इसके खिलाफ एक और अर्जी लगी और 2023 में अंशुमान सिंह राठौर ने इसके खिलाफ एक रिट पिटीशन दाखिल की। तो सबसे पहले इसकी मुखालफत खुद मुसलमानों की तरफ से, मुसलमानों के जो मदारिस के लोग हैं उनकी तरफ से, माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी उसकी तरफ से पहले इसकी मुखालफत हुई थी। ये 2023 में डाली है अंशुमन सिंह राठौर ने, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उन तमाम एप्लीकेशन को क्लब कर दिया और उसकी सुनवाई एक साथ की और अपने 86 पेज के फैसले में उसने ये कहा कि ये जो सेकुलरिज्म के खिलाफ है। मौलाना साहब ने बहुत तफसील से उसकी डिटेल बताई है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो उसको जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट की जो खास बात है वो ये है, उसने ये कहा कि सेकुलरिज्म जियो और जीने दो के उसूल पर काम करता है। ये नहीं है कि एक तरफ आप एक शिक्षा को मना करें और दूसरी तरफ उसी तरह की शिक्षा दूसरी तरफ चलती रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जियो और जीने दो। 5 अप्रैल 2024 को उसने स्टे कर दिया इस पूरे मामले को। जो खास बात है सुप्रीम कोर्ट की वो ये है, उसने ये कहा कि मजहबी तालीम कभी भी मुल्क के अंदर अभिशाप नहीं रही। ये काबिल गौर बात है। उसने कहा कि इससे कभी नुकसान नहीं हुआ मुल्क को, बल्कि मजहबी तालीम देने का हक आइन के आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है, ये लोगों का राइट है। फिर 25 से 29 के दरमियान बहुत तफसील से बताया गया कि हर लैंग्वेज माइनॉरिटी और हर सेगमेंट को अपने हिसाब से तालीम का इंतजाम करने का हक है, उसे अपने इदारे बनाने का हक है। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोट की हैं। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो हायर एजुकेशन है वो और रिसर्च का निसाब सिलेबस मदारिस के लोग तय नहीं कर सकते। इसके लिए सरकार जो है उसकी बॉडी उसको तय करना चाहिए। जो सबसे खास बात है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जब ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा था तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया है तमाम मदारिस का। उन सर्वे के दरमियान ये पाया गया कि 8,441 मदरसे ऐसे काम कर रहे हैं जो गैर मंजूर शुदा हैं। पूरी स्टेट के अंदर, पूरी रियासत में 8,441 मदरसे
गैर मंजूर शुदा हैं। उनमें से सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 550 हैं, सिद्धार्थ नगर में 525 हैं, बहराइच में 500 और बस्ती में 350। तो ये एक खास मसला है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जब ये सर्वे करवाया गया है तो 8,441 जो मदरसे ये गवर्नमेंट ने अपने रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किए हैं कि ये गैर मंजूर शुदा हैं। तो भले ही आपने मुकदमा जीत लिया और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दी, लेकिन हुकूमत उत्तर प्रदेश क्या इन मदारिस को बंद कराने की कोई कार्रवाई कर सकती है? इस पर अहले मदारिस को गौर करना पड़ेगा और गौर करना चाहिए। दूसरा एक और मामला है जिसकी तरफ यहाँ पर बात करना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एसआईटी गठित की थी, एसआईटी बनाई थी मदारिस के फंडिंग को लेकर के कि मदरसों का फंड कहाँ से आता है, कहाँ खर्च होता है, कितना फंड आता है। जी कुछ फरमा रहे हैं आप? नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लो, फिर उनका नंबर आएगा। तो उसने जो एसआईटी बनाई है सरकार ने, मेरा डाउट यह है कि वो एसआईटी कल इस फैसले के आने के बाद अपना काम शुरू करेगी और मदारिस का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। तो इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये खतरा खत्म हो गया, बल्कि इससे जो फायदे होंगे कि माइनॉरिटी एजुकेशन को बल मिलेगा, इसी तरह दूसरे सेट्स और सेगमेंट को अपनी तालीम को फरोग देने के लिए मौका मिलेगा, उनको आज़ादी होगी। लेकिन साथ ही जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, मेरा ये ख्याल है कि उम्मत को उस तरफ भी तवज्जो देना चाहिए। सलीम साहब। सईदी साहब, ये जो फैसला आया है इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं और यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसमें कि ये बात कही गई है कि क्या मजहबी तालीम देना कोई गलत है या ये कि जो है वो अक़लियतों को और अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान बनाने का भी, पहचान रखने का भी हक है। लेकिन इसी के साथ ये जो आ गया कि डिग्री देने का अधिकार नहीं है, मुंशी, आलिम, फाजिल वगैरह जो डिग्रियां दी जाती थी, अब उसका अधिकार मदरसा बोर्ड को नहीं रहेगा। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इस कमी को, ये जो रुकावट आई है, इसको दूर करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? पहली बात तो गजाली साहब ने जो आपको बातें बताई, मैं उसमें इजाफा करना चाहता हूं। मैं ये देखता हूं, उमूमन देखता हूं कि मुद्दा कहीं और मुद्दे को जोड़ कहीं से दिया जाता है। जावेद अहमद ने या मदरसा वारिसिया ने कोई केस मदरसा एक्ट के खिलाफ नहीं किया था। जावेद अहमद ने अपनी सर्विस के मुताबिक ये रिट की थी, क्योंकि मदरसा निसारुल उलूम अकबरपुर अंबेडकर नगर में वो मुदरिस थे। वो मदरसा ग्रांट पर जब आया तो ग्रांट वाली लिस्ट में उनका नाम नहीं गया, तो उन्होंने मैनेजमेंट से एतराज किया। मैनेजमेंट ने जब जगह खाली हुई तो उनको नहीं रखा, तो अपनी सर्विस के लिए वो हाई कोर्ट गए थे और उसमें सिंगल बेंच में उनके फेवर में फैसला हुआ था। पहली बात तो ये है कि मैं जानकारी में इजाफा देना चाहता हूँ। तीसरी बात यह है कि जो अभी एसआईटी जो जांच मदरसा या सरकार ने कराया है, उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। यह मदरसा एक्ट 2004 के ताल्लुक रखने वाले मदरसों का यह केस था। एसआईटी जांच बराबर करती रहती है। अभी 4-6 महीना पहले भी उसने किया था नेपाल तराई के इलाकों का, वहां उसको कुछ नहीं मिला। फंडिंग कर रही है। और जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की बात अभी गजाली साहब ने कहा, ये मदरसे ही नहीं गैर मान्यता प्राप्त है, तमाम स्कूल इंग्लिश मीडियम गैर मान्यता प्राप्त आप मिलेंगे और बराबर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट उनकी जांच करता रहता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करता रहता है। इसलिए हाई कोर्ट के फैसले से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का न कोई ताल्लुक है, न इस फैसले से उन पर कोई इफेक्ट पड़ता है। पहली बात। दूसरी चीज यह है कि जहां तक कामिल और फाजिल का सवाल आपने उठाया,
कामिल फाजिल के सवालात को लेकर हम लोग 50 साल से लड़ रहे हैं। 1970 में हमारी एसोसिएशन का कायम अमल में आया और हम बराबर ये मांग करते रहे कि मदरसा बोर्ड को डिग्री देने का हक नहीं है। और उसी सिलसिले में ओरिएंटल 22 फरवरी 1948 को डॉक्टर संपूर्णानंद के खत लिखने पर मौलाना आजाद ने रविंद्राला में एक मीटिंग करा के एक कमेटी गठित की थी कि ओरिएंटल कॉलेज रामपुर को अपग्रेड करके अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बना दी जाए। लेकिन 63 तक उन कमेटियों ने रिपोर्ट दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर संपूर्णानंद ने बनारस संस्कृत कॉलेजों को जोड़कर संस्कृत यूनिवर्सिटी बना दिया। तो यह हमारी मांग यह 50 सालों से चली आ रही थी और यह फैसला काबिल फाजिल के सिलसिले में जो फैसला आया है वो हमारे तवक्को के खिलाफ नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने बड़ी कोशिश 2008 में की, तो सतीश चंद्र मिश्रा के जरिए आपको अरबी फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ में कायम, सिर्फ वो मदरसों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। आप गौर करिएगा ये सारी जानकारियां, और वो हम लोगों की कोशिशों से हुआ। और रिजवानुल हक चेयरमैन थे, सैयद हसन साहब एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, और सतीश चंद्र मिश्रा ने जो आप आज भाषा यूनिवर्सिटी लखनऊ में देख रहे हैं वो मदरसों के लिए ही कायम की गई थी। लेकिन कायम होने के बाद जब बिल्डिंग हो गई, सारी चीज हो गई, तो हमारी ही चंद वज़रा ने बहन मावती जी से एतराज किया, मिश्रा जी ने हाथ खींच लिया। वो जिस एक्ट में संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी का एक्ट 1956 की तरह ये एक्ट में आना चाहिए था, वो बात नहीं आ सकी, जिसकी वजह से हमारे कामिल फाजिल की डिग्रियां वो डिग्री नहीं हो सकी। और हम बराबर इसको मांग करते रहे हैं। ये कोई इससे हम बहुत न घबरा रहे हैं और न इस आर्डर से कोई असर। हाँ, असर अब ये पड़ेगा कि जिन बच्चों ने कामिल फर्स्ट ईयर का इम्तिहान दिया है, जिन बच्चों ने कामिल सेकेंड ईयर का दे दिया है, जिन बच्चे थर्ड ईयर का दे चुके हैं, या जो बच्चे फाजिल फर्स्ट ईयर का दे चुके हैं, या जिन लोगों ने अभी एडमिशन लिया है, उनके इम्तिहानात पर फर्क आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये मदरसा शिक्षा परिषद को डिग्री देने का कोई हक नहीं है। और उसमें यह कहा है कि मदरसा शिक्षा परिषद एक्ट में जो पहले से बातें चली आ रही हैं उस पर इसका कोई एक्ट नहीं पड़ेगा। और अभी गजाली साहब ने मुझे मौलाना करके मुखातिब किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मदरसे के ताल्लुक जरूर रखता हूं, लेकिन मदरसे का मैं तालिब नहीं रहा हूं। मैं मदरसे में मुदर्रिस जरूर रहा हूं और मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से सारी तालीम हासिल की है। बहरहाल मैं आपको इसको कहना चाह रहा हूं कि इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असर इम्तिहानात पर पड़ेंगे। तो जो बच्चे इम्तिहानात के फॉर्म भरे हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर डाल दिया है कि आप इसको देखें कैसे करेंगे। अब उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद जो बराबर इन इम्तिहानात को कराता रहा है, रजिस्ट्रार कराते रहे हैं, उनके पास होगा कि इसको आगे वो रेगुलेट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों की बैठकें होंगी, तैयारी होगी, और हम लोग ये मुकदमा नहीं लड़ रहे हैं। हम इस मदरसे पर तकरीबन 50 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, इससे सारे एक्ट को जानते हैं। और ये मदरसा मजहबी तालीम का नहीं है, जिसको मदरसा शिक्षा परिषद कहा जाता है, मजहबी तालीम नहीं है। जो प्रॉस्पेक्टस तैयार किए जाते हैं उस प्रॉस्पेक्टस में एक सब्जेक्ट है खैराजी, जिसे आप दीनियात कहते हैं। इसी तरह संस्कृत शिक्षा परिषद में भी वेद है, पुराण है, वहां भी एक सब्जेक्ट है उनके यहाँ मजहबी तालीम की। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने उठाई। क्या यहाँ आप सुप्रीम कोर्ट जैसे एनसीपीसीआर, सुप्रीम कोर्ट में भी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के वकील नटराजन ने इस बात को कहा कि मदरसा शिक्षा परिषद एक्ट समाप्त नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के फैसले का मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बल्कि उसमें कुछ जुज़वी तौर पर, मामूली तौर पर कहीं तरमीम करने की जरूरत हो तो तरमीम की जा सकती है। एक बात। दूसरी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने 2021 में ही अपने एक बैठक करके मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी और गणित और समाज विज्ञान, ये सबको पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसको कंपल्सरी सब्जेक्ट कर दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा देखा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा शिक्षा परिषद एक्ट पर किसी तरह की उसको कहा एटिट्यूड है और वो संविधान के तहत है।
गजाली साहब, आपसे एक आखिरी प्रश्न ये है कि ये जो फैसला आया है, इसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धार्मिक शिक्षा जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने भी इसका ज़िक्र किया कि ये कोई अभिशाप कभी नहीं रहा। ये भी कहा कि जो है वो एजुकेशन को बहुत ही वास्ट फाउंडेशन पे होना चाहिए और जो अल्पसंख्यकों के जो मदरसे हैं, वो जो है कोई साइलो अलग से मतलब आइसोलेटेड साइलो नहीं है। और फिर ये कहा कि जो सदियों का कल्चर है, उसको जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। और ये भी कहा कि ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको अपनी आइडेंटिटी के साथ रहने का हक है और सरकार को सेकुलर इंस्टीट्यूशन में और इन इंस्टीट्यूशन में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन के जो है वो बैकग्राउंड में, परिप्रेक्ष्य में अब जो दूसरा मुकदमा आने वाला है, हो सकता है कि अगले 2-3 दिन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आ जाए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो अल्पसंख्यक कैरेक्टर का आ जाए। तो आप क्या देखते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन उसको प्रभावित करेंगे या ये कि वो फैसला इससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा? देखिए, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला है, वो मुकदमा एक टर्म ऑफ रेफरेंस कहलाता है कोर्ट में। वो टर्म ऑफ रेफरेंस का मैटर है। टर्म ऑफ रेफरेंस का मतलब यह है कि एक मुकदमा हुआ था अजीज पाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके अंदर एक फैसला आया। फैसला यह आया कि जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, उनको सरकार की ग्रांट न दी जाए। इस फैसले के खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाज़ाब्ता एक कानून पास करके और मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उसका अक़लियती किरदार देने का काम किया और तमाम सरकारें, इंदिरा गांधी से लेकर के और अटल बिहारी वाजपेयी और फिर मनमोहन सिंह तक, उसी फैसले के मुताबिक अमल करती रही। पहली बार मौजूदा गवर्नमेंट ने उस फैसले के अगेंस्ट हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट उस हलफनामे से इत्तेफाक नहीं रखता जो बहस के दौरान चीजें दिखाई दी। तो ऐसा लगता है कि वो मामला भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हक में होगा और सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है या जिस तरीके से वो काम कर रहा है कि अल्पसंख्यकों की तालीम का मसला उसको महसूस होता है बहुत अहम है और उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो ये मामले में भी उसका असर पड़ना चाहिए। मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि अहले मदारिस की जिम्मेदारी इस फैसले के आने के बाद और बढ़ जाती है, क्योंकि जो अनियमितताएं मदारिस के दरमियान हैं, आप तो भाई साहब एसोसिएशन के जिम्मेदार हैं, उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। क्योंकि जो मौजूदा निज़ाम है वो इस बात की पूरी कोशिश करता है कि कहाँ से उसे एतराज करने का, कहाँ से उसे पकड़ने का मौका मिल जाए और वो अपनी जो नफरत की राजनीति है उसको खड़ा कर सके। जैसे पिछले दिनों आसाम का मामला आया कि मदारिस में दहशतगर्दी की तालीम होती है। इस तरह आपने बताया कि किस एक्ट के तहत वो तालीम हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों की तरफ भी अब अहले मदारिस को ध्यान देना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी। और ये चीज़ भी है कि जो रजिस्टर्ड मदारिस हैं उनके अलावा जो बड़े बड़े मदारिस हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है, उनकी तालीम और रजिस्टर्ड मदारिस की तालीम में एक गैप है, फ़र्क है। उस फ़र्क की तरफ भी मदारिस के लोगों को ध्यान देना चाहिए। फैसले में कहा गया कि भारत जो है वो बुनियादी तौर से एक धार्मिक देश है और क्या धर्म की जो शिक्षा है वो शिक्षा नहीं है और इसकी पर पाबंदी लगाना जो है वो क्या देश हित में है। तो ये जो बात कही गई है, इसके जरिए से सुप्रीम कोर्ट ने क्या संदेश दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में और अपनी बहस में यह भी कहा है कि मजहबी तालीम ही इस मुल्क को जोड़े रखने का बहुत बड़ा काम करती है, इसलिए उससे इस मजहबी तालीम में बहुत फर्क नहीं पड़ता है। कि पहले यह समझने की जरूरत है कि मदरसे 3 तरह के होते हैं इस मुल्क में। पहला मदरसा तो वो है जो मदरसा शिक्षा परिषद के जरिए संचालित किया जाता है, जिसमें मदरसा शिक्षा परिषद एक्ट आता है। दूसरा मदरसा वो है जो बड़े बड़े मदरसे हैं, जिनको आवाम के चंदे से, उनकी मदद से वो मदरसे चलाए जाते हैं। दूसरे छोटे छोटे मकतब चलाए जाते हैं, गाँव में, मोहल्लों में, हर जगह चलते हैं। तो तीनों को एक साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। यह मामला जो सुप्रीम कोर्ट का है वो उनका मामला है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जरिए मदरसा शिक्षा परिषद एक्ट के जरिए संचालित थे, जो चलाए जा रहे थे, ये उनका मामला है। ये अलग बात है। इस फैसले से हिंदुस्तान के तमाम मदारिस या जितने सूबों में मदरसे चल रहे हैं, उन मदरसों में बहुत बड़ा फर्क आएगा, उनके तहफ्फुज का बहुत बड़ा काम होगा। और एनसीपीसीआर जो बराबर मुल्क के सूबों में मदरसों में जो सवालात उठा रहा था, उसके सवालात पर एक बहुत बड़ी रोक लगेगी। और जो मदरसों में कहा जाता है कि वो मजहबी तालीम दी जाती है और बच्चों को हटाने की बात एनसीपीसीआर ने कहा था, वो मामला खत्म हो गया। इसलिए कि मदरसे में जो भी बच्चा आता है पढ़ने, वो अपनी गार्जियन की मर्जी से आता है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह कहता है कि किसी को फोर्स के जरिए, किसी पर दबाव डाल के न मजहब की तालीम दी जाती है जा सकती है, न जुबान की तालीम दी जा सकती है। मदरसों में जो बच्चे आते हैं अपनी मर्जी से आते हैं, गार्जियन की मर्जी से आते हैं। और उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त तकरीबन 20% गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, कहीं कहीं तो 50-50% बच्चे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इस फैसला बहुत खुशाइंद फैसला है और इससे इस निजाम पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं आता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो सईदी साहब। और ये एक अहम फैसला था जिस पर के वहीदुल्ला खान सईदी साहब ने परसू किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें जो है उनको बड़ी कामयाबी मिली। हम गजाली साहब के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसके बहुत सारे पहलुओं पर, कानूनी पहलुओं पर और राजनीतिक पहलुओं पर, और आगे चल के जो चैलेंजेस बाकी हैं उनकी तरफ जो है वो सब लोगों का ध्यान आकर्षित किया। और इसी के साथ हम आप सबसे आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद।